हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हर हफ्ते के एंड पे एक वीकली करंट अफेयर्स के सेशन लेके आते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम करेंगे जून लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने हमारी ट्रिपल एस ऐप पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो कंपाइल्ड पीडीएफ थी जून महीने की, वो अपलोड कर दी है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रिवीजन के तौर पे क्लास आपके लिए होती है। कोशिश कीजिएगा कि आप इस पे स्कोर 30 आउट ऑफ 30 करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास से पहले बता दूं, ईद का जो स्पेशल डिस्काउंट था वो आप लोगों को मिला था 30% का। कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा कि वो अवेल नहीं कर पाए हैं, तो आप अभी भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को कश्मीर यूनिवर्सिटी, जेके एसएसबी, आईबीपीएस के, जेके एएस के, इन सब के कोर्सेज पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी हमारे कोर्सेज जो होते हैं वो 400 से 500 रुपए के होते हैं, उस पर भी 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहां से इनको परचेज करके अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोग हमारी लाइब्रेरी में भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डिफेंस के, राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनॉग्रेट करा है एक इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स आईएससी ध्रुव, जिसका नाम है। अब आपको बताना है कि वो किस स्टेट में लॉन्च करा गया है। देखो, जो क्वेश्चंस भी डिफेंस के रिलेटेड हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस एंड टेक की फॉर्म में पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक दो तरीके का होता है, स्पेस एंड टेक और डिफेंस एंड टेक। तो इसके तरीके के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। ये जो कॉम्प्लेक्स को ओपन किया गया है, ये किस जगह पे किया गया है? ये इंडियन नेवी के लिए करा गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसके अलावा ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये किया गया है केरला में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा। अब ये जो ध्रुव लॉन्च करा गया है, आईएससी ध्रुव जो लॉन्च किया गया है, ये काफ़ी सारे जो मॉडर्न और एडवांस इंडिजिनसली बिल्ट, खास तौर पे हमारे जो सिमुलेटर्स होंगे उनको होस्ट करेगा। और कोशिश की जाएगी कि उसके तहत जितने भी नेवी पर्सनल आते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है यहाँ पे? ये जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। ये जितने भी आप लोगों ने देखा था, जिसमें मेक इन इंडिया हम अगर बात करें, तो उन सब चीज़ों को लेके, तभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंडिजिनसली डेवलप्ड जितने भी होंगे उनको लेके यहाँ पे चीज़ें जो है करने की बात की गई है। तो यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये केरला में करा गया है। ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, जून 2023 में जो फिच रेटिंग्स आई हैं, फोरकास्ट किया गया है इंडिया की जीडीपी को लेके कि वो कितने परसेंट जो है वो ग्रो करेगी हमारे फिजिकल ईयर 23-24 के लिए। अब यहाँ पे देखो, जो एग्जाम्स खास तौर पे जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा, या फिर जो एग्जाम्स आप लोगों के भी रिसेंटली कंडक्ट होंगे, उसमें जो डेटा पूछा जाएगा वो आपका इसी डेटा से मिलता जुलता होगा। यानी कि ये जो जून महीने में आया गया है, यही आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट आती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछा गया था कि फिच के द्वारा रेटिंग्स कितनी है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि कितने परसेंट जीडीपी जो है हमारी ग्रोथ करेगी। तो याद रखना, फॉर द ईयर 23-24 ये कही गई है 6.3%। ठीक है, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, ये चेंज होते रहता है। हर 2 महीने बाद जो डेटा है वो चेंज होते रहता है। तो आपको जो रिसेंट है उसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है चेन्नई तमिलनाडु से जिन्होंने अभी इकबाल मसीह अवार्ड जीता है फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर? देखो, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करूँ या आपके जो रिसेंट एग्जाम्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करेंगे अवार्ड जितने भी मिलते हैं। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से होते हैं? वो अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी एक इंडियन को किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिले, तो वो पेपर में पूछे जाने की जो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ललिता नटराजन जी। इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जैसे कि ये विमेन है, विमेन
को कभी इतने बड़े लेवल पे अवार्ड मिलता है तो वो वैसे भी एक तो इम्पोर्टेंट तो होता ही है, लेकिन एग्जामिनर इसको एग्जाम में भी पूछता है। ये पिछले 4 से 6 साल से ट्रेंड जो है चलते आ रहा है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखना इकबाल मिर्ची अवार्ड किसे मिला है, और ये भी याद रखना कि इन्हें किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने जो चाइल्ड लेबर है उसको कम करने की कोशिश करी है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो मिला गया है। और अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 में ये अवार्ड किसको मिला था? 2022 को ये अवार्ड मिला था ब्लू ड्रैगन फाउंडेशन को मिला था, ये जो वियतनाम की थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये अवार्ड बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इस बार जो ये अवार्ड है ये इंडियन को मिला है, तो इसीलिए ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि किस चीज़ के लिए मिला है। दोनों चीज़ें आज की डेट में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, एसीसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कौन सी कंट्रीज ऐसी होंगी जो 16th एडिशन होने जा रहा है एशिया कप का, मेंस एशिया कप का क्रिकेट के लिए ये खेला जाएगा। ये हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ये खेला जाएगा। और बेसिकली अगर बात करूं तो ये जो है अभी रिसेंटली अक्टूबर में भी आप लोगों ने देखा है कि वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। तो उसी के लिए आप लोग मान के चल सकते हैं कि पहले ये एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट जो है वो होने जा रही है। अब ये हाइब्रिड मोड क्या होता है? देखो, हाइब्रिड मोड की अगर बात करूं तो इसमें ये होता है कि एक अकेली कंट्री इसको होस्ट नहीं करेगी, कुछ मैचेस एक जगह पे होंगे, कुछ मैचेस दूसरी जगह पे होंगे। अब कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको होस्ट करेगी? पहले यहाँ पे कहा जा रहा था कि कुछ मैचेस को जो है यूएई में कंडक्ट करवा लिया जाए, लेकिन जो काफ़ी कंट्रीज थी उन्होंने इसको मना कर दिया। रीज़न ये कहा गया कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। बट आपको ये याद रखना है कि एशिया कप होने कहाँ वाला था? एशिया कप होने वाला है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया ने मना करा था कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए दूसरा होस्ट भी यहाँ पे ऐड किया गया है। अब ये दूसरा होस्ट कौन होगा जिसमें कुछ मैचेस खेले जाएंगे? वो है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका में मैचेस खेले जाएंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पिछली बार जो एशिया कप खेला गया था उसका विनर कौन था, तो देखो पिछली बार जो एशिया कप खेला गया था उसका विनर थी श्रीलंका। और अभी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और यहाँ पे अभी तक श्रीलंका क्वालिफाई नहीं किया हुआ, कर जाएगी वो बात अलग है। लेकिन एक और चीज याद रखना, पिछली बार बहुत सारे इवेंट से जो विनर बनते आ रहे हैं, चैंपियंस बनते आ रहे हैं, जो टीम वेस्ट इंडीज, वो इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, वो एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो क्रिकेट लवर्स हैं उन लोगों को वैसे ही पता होगी, जो नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा हमने बता दिया है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, अब ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इवेंट न्यूज़ में बहुत था। इंडिया ने मना करा था कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, वही पाकिस्तान ने मना करा था कि अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलने आएगी तो वर्ल्ड कप के नहीं खेलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये न्यूज़ में था, जिसकी वजह से अब ये हाइब्रिड मोड में पहुंचा है। तो ये इसलिए आप लोग याद रखिएगा, 4 मैच जो होंगे वो आपके पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और श्रीलंका में जो टोटल मैचेस है, देखो जो एक्चुअल होस्ट है वहां पे सिर्फ 4 मैचेस होंगे, और जो श्रीलंका में होंगे वहां पे टोटल 9 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। तो यहां तक आप लोग इस चीज को क्लियर रखना। अगर हाँ, एक और चीज अब मैं बात करता हूं, अब एशिया कप की अगर मैं बात करूं, या जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, आप लोगों ने सुना होगा, आईसीसी सुना होगा, बीसीसीआई सुना होगा, पीसीबी सुना होगा, वैसे ही एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है आपका मलेशिया में। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके चेयरपर्सन कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, वो है जय शाह, जो इस समय बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी गवर्नमेंट है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है एक पोर्टल, और एक व्हाट्सएप नंबर भी साथ में यहाँ पे दिया गया है अब लोगों को, ताकि वो शेयर कर सके सजेशंस को रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट्स कैपिटल सिटी। बहुत ही एक यूनिक तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे ये लेके आए हैं। तो ये किया गया है कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका ने यहाँ पे जो ये लॉन्च करा है पोर्टल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रांड बेंगलुरु। इसका नाम भी आप लोग याद रखना, ब्रांड बेंगलुरु किसने किया है? ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है। अब होगा क्या, यहाँ पे लोगों को कहा गया है कि अगर आपके पास कोई सजेशन है कि किस तरीके से बेंगलुरु की डेवलपमेंट में आप लोग काम कर सकते हैं, तो आप लोग आइए। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक अलग से पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है www.brandbengaluru.karnataka.gov.in के रूप में, ताकि आप लोग अपनी सजेशंस दे सकें। और ये अच्छी चीज़ है, जो आम लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कैपिटल सिटी में क्या क्या चीज़ें जो है इंप्रूव होनी चाहिए। और यही सेम कंसेप्ट अगर बाकी स्टेट्स भी
फॉलो करती है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। एटलीस्ट जो नॉर्मल जो आम जनता है उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है सजेशन अपनी देने के लिए। कल को कंसीडर होती है नहीं होती बात की बात है, बट यहाँ पे ये चीज़ करी गई है। कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है, आप लोग नाम से समझ चुके होंगे, बेंगलुरु ही कर्नाटका की कैपिटल भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, इनका नाम है थवार चंद गहलोत जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। और सीएम का नाम भी याद रखिएगा, अभी नए ही बने हैं, सिद्धरामैया इनके सीएम हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, जिसे MLAT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंडिया के साथ करी है टू कैरी सर्च वारंट्स इशूड बाय इंडियन कोर्ट एंड समन अ पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडियन एजेंसी। देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई लोग इंडिया में कोई क्राइम करते हैं, कुछ यहाँ पे फ्रॉड करते हैं, फिर वो भाग जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, और वहां पे जाके आप लोग जो हैं उन्हें नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे सेम लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। जो इंडिया में माना जाता है बहुत सारी कंट्रीज में वो नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो है ये साइन करी गई है, जिसके तहत क्या होगा, इंडियन जो है वो, इंडिया अगर मैं बात करूं एज अ एंटिटी यहाँ पे जा सकती है सर्च वारंट्स के साथ, जो इंडियन कोर्ट्स ने या फिर किसी ने समन कराया किसी पर्सन के लिए अंडर इन्वेस्टिगेशन, या किसी भी इंडियन एजेंसी के साथ किया गया है। तो ये किस कंट्री ने यहाँ पे इसको साइन करा है, तो ये किया गया है बेल्जियम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कई सारे एग्जाम्स में बच्चे कहते हैं कि सर हमें ना पेपर में कैपिटल्स पूछी जाती हैं। कई एग्जाम्स में स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया जाता है कि कैपिटल बताओ बेल्जियम की क्या है। तो ये चीजें मैं आपको बता दूं वही पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर में होती है। तो आप लोगों का आज होमवर्क क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जून महीने में भी रिलीज करी गई थी, IISc बेंगलुरु जो है उसका क्या रैंक रहा है ओवरऑल लिस्ट में, और कौन है जो कि हाईएस्ट रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट बन के आया है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इस लिस्ट को टॉप किसने किया। देखो इंडिया की तरफ से अब यहाँ पे क्या है, देखो बहुत सारी रैंकिंग्स आती हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आपकी THE की यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की जो है वो कंसीडर की जाती है। इसमें IISc जो है बेंगलुरु, इसने तो टॉप किया ही है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ओवरऑल लेवल पे इसका क्या रैंक था। ठीक है, ये और इसके साथ ही एक और चीज आपको याद रखनी है कि ओवरऑल यहाँ पे अगर पूछा जाए दुनिया की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप करा है, तो देखो इसमें अगर मैं आपको बताऊं इंडिया की जो है उनमें क्या रैंक रहा है IISc का ओवरऑल, वो रहा है 48। और अगर पूछा जाए कि टॉप पे कौन है लिस्ट में, तो वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने के द्वारा ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो है यार, देखो ये पेपर में क्वेश्चन आपका JKBSI में पूछा गया था, पूछा पुराना था, लेकिन ये जो डेटा है, ये जो इंडेक्स है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, न्यू दिल्ली मुंबई जो है ये टॉप रैंक में रही है लिस्ट में, जो कि इस लिस्ट में ऐड करी गई थी। और इंडिया का क्या रैंक रहा है इस लिस्ट में, और किस कंट्री के द्वारा इस लिस्ट को टॉप किया गया है, यानी कि कौन सी ऐसी सिटी है जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी है, और ये लगातार दूसरी बार बनी है। देखो ये बनी है ऑस्ट्रिया की वियना। और इंडिया का रैंक क्या रहा है यहाँ पे, इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 141। ठीक है, इसमें टोटल 173 कंट्रीज थी, बट आपको याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या रहा है और टॉप किसके द्वारा किया गया है। ये वियना के द्वारा करा गया है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ये जो पुरानी देखो रैंकिंग है जिसको आप लोगों ने याद करा है, पेपर अगर नहीं हो रहे, बट आपको ये जो अभी रिसेंटली जो रैंकिंग्स आ रही हैं आपको इनको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली फीचर करा है टाइम 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2023। देखो टाइम 23 की हर साल एनुअल लिस्ट आती है अंडर द पायनियर कैटेगरी। यहाँ पे इसमें कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इसमें जो है आई हैं, तो देखो दो हैं बेसिकली ये कंपनीज, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है NPCI,
ठीक है, एनपीसीआई। अब आप ये लोग, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर एनपीसीआई का नाम यहाँ पे किस तरीके से आ गया। तो देखो, एनपीसीआई की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है ये काफ़ी पहले तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि एनपीसीआई किससे काम करती है। तो देखो, ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो आई है वो आई है मीशो। ठीक है, तो ये दोनों है। मीशो जो है ये किस कैटेगरी में है, मीशो जो आई है वो आई है इनोवेटिव रिटेलर में। मैं आपको दोनों यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कल को अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। इनोवेटिव रिटेलर में जो है वो कौन सी है, वो है मीशो। और एनपीसीआई किस में आई है, एनपीसीआई यही है कनेक्टिंग कॉमर्स में। अलग अलग कैटेगरीज थी, बट ये दोनों टॉप 100 में आई हैं, तो इनको यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। एनपीसीआई बहुत काम करती है, आप लोगों ने देखा होगा, आरबीआई इसको, आरबीआई का इनिशिएटिव है ये, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का है, जो 2008 में लॉन्च की गई थी। तो इसीलिए आप लोगों को ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है पीएम किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। देखो, ये जो लॉन्च करा गया है, ये करा गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है यूनियन मिनिस्टर इस समय एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो इन्होंने यहाँ पे ये लॉन्च करा है पीएम किसान मोबाइल ऐप। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जो है वो ऐड किया गया है। इस ऐप को बनाया किसने है, तो ये याद रखना, ये बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ही। इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च करा गया था, पीएम किसान। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, वो जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, वहां पे पूछा जाएगा कि किसान की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे किसान का मतलब सिर्फ फार्मर नहीं है, इनके में 3 वर्ड्स को जो है मिलाया गया है। KI से आप लोगों का आता है किसान, SA से आपका आ जाता है सम्मान, और N से आ जाता है आपका निधि। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किसान की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे जो मोबाइल ऐप है पीएम किसान, इसको याद रखना। अब फेस ऑथेंटिकेशन फीचर ऐड किया गया है, तो न्यूज़ में आई है, तो इसको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे, UNPS डे हर साल मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस डेट को, तो देखो, ये 23 जून के दिन हर साल मनाया जाता है। हर साल इसको मनाने के अलग अलग वजह होती हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे इसकी थीम भी याद रखनी है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी इनोवेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी ensuring no one is left behind। ठीक है, याद रखिएगा, इनोवेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ये जो थी, ये थी थीम हमारे यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे की। तो इसको भी आप लोग याद रखना। क्या थीम रही इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक डे की, जो कि 23 जून को ही मनाया जाता है। देखो, 23 जून के दिन बहुत सारी चीजें होती है। ओलंपिक डे से एक चीज याद आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक्स जब हुए थे तब जो हमारे नीरज चोपड़ा थे, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में बहुत ही एक इतिहास रचा था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा इन्होंने दोहा में डायमंड लीग जीती है, और साथ ही साथ लुसैन में अभी रिसेंटली इन्होंने डायमंड लीग जो है वहां पे भी इन्होंने जीती है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये वैसे तो अभी तो जितने भी हैं उन सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन आपको उनके बारे में बेसिक चीजें अब सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब जैसे मैं अगर लुसैन डायमंड लीग जो भी 2-3 दिन पहले ही हुई है, इसकी बात करूं तो बेस्ट थ्रो क्या थी इनकी, तो वो थी 87.66 मीटर। अब एग्जामिनर के पास चांसेस बहुत है, वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर सकता है। तो आप लोग ये चीजें जो हैं प्रॉपर याद रख के करिएगा, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसकी थीम थी लेट्स मूव। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे आजकल, पहले क्या होता था, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ थीम आती थी, लेकिन आजकल जो है नया जमाना बदल रहा है। आजकल हैशटैग जो है वो आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इनके 2 हैशटैग जो थे वो फेमस हो रहे थे या फिर लॉन्च किए गए थे। एक तो था लेट्स मूव और एक था ओलंपिक डे। तो अब आपको ये जो है, ये चीजें जो है देखने को मिल जाएगी। ये ईयर ऑफ द सेलिब्रेशन इस बार जो थी वो इनके साथ की गई थी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है थीम्स आपको कम देखने को मिले और हैशटैग ज्यादा देखने को मिल जाए।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली अनाउंस करा है प्लान टू इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि कब तक शुरू हो जाएगी, जो कि मार्च 2024 तक शुरू हो जाएगी। और आपको एक और चीज बता दूं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हमारे, उनके कंपैरिजन में जो आने वाला फ्यूचर होगा वो आप लोग खुद देखिएगा, हाइड्रोजन जो पावर्ड होगा वो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 5 6 7 साल तक चलेगा, बट जो आने वाला फ्यूचर होगा वो आपको हाइड्रोजन व्हीकल्स का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात की जाती है कि कहाँ से शुरू की जाएगी इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। देखो ये नाम, और ये आप लोगों को वैसे भी पता है, आपके कई बार सिलेबस में भी अलग से मेंशन होता है, जैसे स्टेट एग्जाम्स में कि इंडिया फर्स्ट, तो ये सिर्फ ये लिख दिया जाता है। तो उसमें इंडिया फर्स्ट में जरूरी नहीं है कि आपको वही पूछा जाएगा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। ये क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं, खासतौर पर जब इस तरीके की चीज होती है हाइड्रोजन ट्रेन। क्योंकि मैंने जितनी बार भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए, मैंने आपको कहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है इस एक पर्टिकुलर चीज पे, हाइड्रोजन के ऊपर काम करने की यहाँ पे अब पूरी कोशिश की जा रही है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर वो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, स्टेट का दो, सेंटर का दो, ये पूछा आपको जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से चलेगी, ये चलेगी जिंद डिस्ट्रिक्ट से। अब जिंद डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, तो वो है हरियाणा में। 2024 तक ये कोशिश की जाएगी कि चल जाएगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बताया था पॉड टैक्सी के बारे में। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये किस स्टेट में पहली जो है शुरू होगी। ये होमवर्क है आप लोगों का, आज मैंने होमवर्क कम दिए हैं, बट जो दे रहा हूं वो आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कौन सा ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईआईटी, जिसने रिसेंटली कंडक्ट करा है टेस्ट फ्लाइट एक्सपेरिमेंट फॉर द क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। हर साल आप लोगों ने देखा होगा क्लाउड सीडिंग, या फिर अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल रेन की, तो किसके द्वारा ये किया गया है। इन्होंने जो अभी रिसेंटली शुरू किया है, ये सब साइंस एंड टेक में आता है। तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने अभी यहाँ पे ये जो शुरू किया है अपना सीडिंग प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा अगर बात की जाए कब से शुरू है, ये 2017 से शुरू है, बट इन्होंने वापस से टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने है। अब एक नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, वो है महेंद्र अग्रवाल। अब आप लोग बोलेंगे कि ये नाम अलग से याद रखने का क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ये इन्होंने ही शुरुआत करी थी इसकी। इन्होंने ही यहाँ पे इसको जो मेन अगर बात करूं, इस पूरे कंसेप्ट के पीछे यहाँ पे यही दिमाग चल रही है। इन्होंने ही इस पूरे को जो है 2017 से ये चला रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 6 साल की मेहनत है, तो यहाँ तक ये प्रोजेक्ट जो है ये पहुंच चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन करा है ओएनडीसी के साथ। और एक ये नाम आपको साथ में याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए कि ओएनडीसी करता क्या है, ओएनडीसी है क्या। तो ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ताकि इंप्रूव किया जा सके ग्रोथ एंड विजिबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिक्स ऑफरिंग। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है, ओएनडीसी जो है ये किसने फिलहाल, तो ये इस क्वेश्चन की बात करूं तो किसने यहाँ पे साइन करा है इसको एग्रीमेंट को, तो ये भी किया गया है केरला के द्वारा। केरला ने यहाँ पे लॉन्च करा है ये एक एग्रीमेंट, एमओयू साइन किया है ओएनडीसी के साथ, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो एक्सेस है या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाया जा सके काफ़ी सारे वेरियस सेक्टर्स में केरला में, जिनको डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो है ये जो कोलैबोरेशन करी गई है, ये जो कोलैब आपस में किया गया स्टेट और ओएनडीसी के साथ, यहाँ से जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी आ जाते हैं, वो भी अब कोशिश करेंगे कि अपने जो कंज्यूमर्स हैं अक्रॉस केरला उन तक अपनी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक टोटल कितने पीएसयूज है जिन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया एग्रीमेंट ओएनडीसी के साथ, तो वो है 9। बहुत जल्द आप लोगों को न्यूज में आने वाले ज़्यादा नहीं 6-7 महीने में आप लोगों को खुद ही ओएनडीसी के बारे में हर एक जगह पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी एक एक्सरसाइज रिसेंटली जो है कंडक्ट करी गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विद द फोकस ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका नाम क्या है, देखो ये जो इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली करी थी एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पे रन विजय, पहला पॉइंट, ठीक है, एक्सरसाइज रन विजय। इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे अगर मैं बात करूं डे एंड नाइट ऑपरेशंस कैरियर आउट करे गए थे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट थे और बहुत सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो आज की न्यूज़ है, जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ जुलाई में,
तो इंडिया ने अभी कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो आज तक की सबसे बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज जो है वो होस्ट करेगी। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा तरंग शक्ति। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें मल्टीनेशनल, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें इंडिया जाती है पार्टिसिपेट करने, लेकिन ये ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी या एयर एक्सरसाइज है जिसको मल्टीनेशनल होगी, बहुत सारी कंट्रीज बाहर से यहाँ पे आएंगी। अभी तक कहा जा रहा है कि यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने यहाँ पे आएंगी। तो ये नाम याद रखिएगा, ये आज के क्वेश्चंस में हो सकता है जुलाई फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस में है, बट ये आपको पता होना चाहिए। तरंग शक्ति ये अलग एक्सरसाइज है जो इंडिया होस्ट करेगी और ये बिगेस्ट एक्सरसाइज होगी आज तक जितनी भी इंडिया ने कंडक्ट करी है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली ग्रांट करा है कितने अमाउंट का लोन, ताकि इंप्रूव की जा सके क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एक्सपैंड करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो देखो ये एक बहुत ही बड़ा लोन जो है वो यहाँ पे इंडिया को मिला है, कितने मिलियन डॉलर का है? तो ये है $255.5 मिलियन। पेपर में कई बार क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में एक क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली इंडिया को लोन मिला है $255.5 मिलियन का, जिसके तहत कोशिश की जाएगी टेक्निकल एजुकेशन को जो है और करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने की स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की। ये लोन किसने दिए है? ऑप्शंस में आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत सारी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो लोन दिया है ये दिया गया है वर्ल्ड बैंक ने। जो वर्ल्ड बैंक का जो एक इंस्टीट्यूशन, अगर मैं बात करूं, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ग्रांट करा है ये लोन इंडिया को। और इसकी टोटल देखो एक मैच्योरिटी पीरियड भी होता है, ऐसा नहीं है कि पैसे देके ये भूल जाते हैं। तो जो ये लोन है ये 14 साल के लिए यहाँ पे दिया गया है और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी इंक्लूड किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं या जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की जो क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये किसने दिया है यहाँ पे लोन? तो ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्होंने पहला एडिशन हुआ था अभी यूनेस्को अल फौजान इंटरनेशनल प्राइज का, उसको नहीं जीता है। देखो 3 नाम आपको याद रखने हैं, टोटल जो है 5 लोगों ने जीता है। इनमें से आपको बता दूं कि जो ये अवार्ड है ये यंग साइंटिस्ट को दिए गए हैं। जिसको ये अवार्ड नहीं मिला है ये पूछा गया, बट आपको ये सभी के नाम याद रखने हैं जिन जिनको ये अवार्ड मिला है। तो मैं आपको सबके नाम बता देता हूं। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है दी फ्रेडरिको एरियल, इनको ये अवार्ड मिला है, अर्जेंटीना से हैं ये। प्रोफेसर एब्दन, यहाँ पे मैं साथ साथ में भी लिख देता हूँ जिनका नाम इसमें नहीं है, आप इसको नोट कर दीजिएगा क्योंकि पहला एडिशन है तो ये पूछा जा सकता है। एब्दन एटेंगा को ये अवार्ड मिला है। क्यामी फ्यू को ये अवार्ड मिला है। 3 नाम हो गए यहाँ पे। हिशम उमरान को ये अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ जो 5वां नाम है वो है जेलेना वलाडिक, और जिसको ये अवार्ड नहीं मिला है वो है लीला हजा। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना, इन चारों का नाम याद रखना। रीजन क्या है? क्योंकि पहला एडिशन है और पहले एडिशन में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जॉन बेनिस्टर गुडइनफ को विनर थे 2019 के नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। अब देखो नोबेल प्राइज हर साल पूछे जाते हैं, अक्टूबर में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन ओबिचुरीज पे जब क्वेश्चन आता है और खासतौर पे उनका जो बहुत फेमस हो, नोबेल प्राइज मिला हो और रिसेंटली ही मिला हो और उनका निधन हो जाए, तो ओबिचुरीज में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको यहाँ पे याद रखिएगा। अब इनको किस चीज़ के लिए मिला था? जो इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज पे काम किया था उसके लिए इनको ये प्राइज मिला था, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। इनका रिसेंटली निधन हो गया है, तो इनको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी गई है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रसायना हिल्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एक जर्नलिस्ट हैं कस्तूरी राय, इन्होंने इस बुक को लिखा है। बुक्स एंड ऑथर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखिएगा। पहला ऐसा कौन सा बैंक बना है जिसने इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है फैसिलिटी जिसमें आप लोग अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स को जो है मर्चेंट थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये किसने किया है पहला ऐसा?
तो ये करा गया है कैनरा बैंक के द्वारा। अब इसकी टैगलाइन भी याद रखना, इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। ठीक है, इसके बाद अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ, बट इतना काफ़ी है। हर एक बैंक की एक अपनी ऐप होती है, आप लोग यहाँ पे याद रखना है। कैनरा बैंक की ऐप का नाम है AI1, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इन वन फीचर्स। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक न्यू स्पीशीज पाई गई है जंपिंग नेम्ड हेसेरियस मुंबई। ये रिसेंटली डिस्कवर करी गई है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, जो कि कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर है गुड़गांव ईस्ट में। अब आपको यहाँ पे बताना है ये क्या है हेसेरियस मुंबई जो है। अब यहाँ पे आप लोग देख के भी इसको पहचान सकते हैं, ये एक स्पाइडर है जो रिसेंटली मिला है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अगर मान लो 1 महीने बाद एग्जाम है, और खास तौर पे जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके के पेपर में देखने को मिलते हैं। MSME डे 2023 का मनाया गया। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। इनको जो है ऑब्जर्व करा जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल किस डेट को? तो ये हर साल 27 जून को जो है वो मनाया जाता है MSME डे। अभी 5 से 6 साल पहले ही इसको शुरू किया गया, ये 6th एनिवर्सरी है इसकी। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, इनका जो अगर मैं बात करूँ 2030 तक का जो एजेंडा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अब वो ये है कि अवेयरनेस फैलाई जाए MSME कंट्रीब्यूशन को लेके। तो यहाँ पे इसको भी याद रखना। ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार बनते हैं। कौन है जिसके अंडर अगर हम बात करें, या फिर जो आपको याद रखना वो है ITC। ये ITC क्या है? ये है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा। चलो, इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे बताइएगा कहाँ पे है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, बहुत सारी रैंकिंग्स आती हैं, मैंने आपको भी बताई, THE के द्वारा रैंकिंग बताई है। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग आई है। अब ये जो रैंकिंग लाई गई है, कौन सा ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो इसमें फीचर किया गया है टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में? अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ये दे देगा। ठीक है, जो THE की रैंकिंग था उसमें कौन था? IISc बेंगलुरु। लेकिन जो QS रैंकिंग आई है 2024 की, उसमें कौन सा एकमात्र है? तो वो है IIT बॉम्बे। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है, यही आपको कंफ्यूज कर देगा। इसको हो सके तो एक साथ ही दोनों को लिख लेना जब भी आप अपने नोट्स बनाओगे, या हमारी PDF को जब डाउनलोड करोगे तो उसमें भी हो सकता है, तो साथ में ही लिख लेना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। और अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे बेस्ट कौन सी है लगातार 12वीं बार, यानी कि इन्होंने ये टॉप किया है, तो वो है MIT कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने सुना होगा, तो ये यहाँ पे आप लोग इसका याद रख लेना। ठीक है, MIT कैम्ब्रिज को ने किया है। यहाँ पे कौन सी कंपनी ऐसी है जो BSNL के साथ पार्टनर करेगी ताकि जो 5G नेटवर्क सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करवा सके? तो देखो, यहाँ पे आप लोग जब ऑलरेडी सब जगहें, एयरटेल, अगर मैं प्राइवेट प्लेयर्स की बात करूँ, रिलायंस की बात करूँ, ये सब, जियो की बात करूं, अगर ये सारे लोग ऑलरेडी 5G लॉन्च भी कर चुके हैं और नेटवर्क दे भी चुके हैं, और वहीं एक हम लोग बात करते हैं BSNL की, जिसका एक टाइम पे सबसे बड़ा नेटवर्क, इनफैक्ट आज भी सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क इनका ही कहीं ना कहीं है। इनको इतना लेट परमिशन मिलती है, उसके बाद कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो रीज़न आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं किसके साथ मिलके करेंगे? ये करेंगे L&T के साथ। L&T और BSNL मिलके अब यहाँ पे पार्टनर कर रहे हैं कि 5G नेटवर्क सॉल्यूशन जो है वो दिए जा सके। तो यहाँ पे इसको आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनका नाम अभी ऑनरी अवार्ड्स के लिए गया है ऑस्कर अकेडमी के लिए फॉर द 14th गवर्नर्स अवार्ड? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिन लोगों का नाम यहाँ पे गया है इस अवार्ड के लिए, तो इनके नाम में आपको याद रखना है मेल ब्रुक, एंजेला बेसेट और कैरल लिटलटन। यानी कि पहले 3 जो नाम है वो तीनों का नाम यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। GI टैग की अगर बात करूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश के। अब इसके साथ टोटल कितने यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि GI सर्टिफाइड हैं यूपी के पास? अब टोटल की बात करूँ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास ही है 52, 7 को भी मिला है। उन 7 के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द 35th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, अब देखो इंडेक्स आना शुरू हो जाते हैं हर 6 महीने बाद, ये आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग देखने को आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो इंडिया है उसका रैंक क्या रहा है और टॉप पे कौन सी कंट्री रही है इस इंडेक्स में, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हर साल एग्जाम में भी पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जो है हर साल ये रिलीज करता है। अब यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या रहा है, इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 40वां और टॉप किया गया है यहाँ पे डेनमार्क के द्वारा। अब यहाँ पे कई बार आजकल क्या हो रहा है, जो बहुत ही पुराने एग्जाम से, मतलब मान लो जो 7-8 साल से पूछे जाते हैं आ रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आजकल एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बहुत चालाकी से पूछ लेता है कि इंडेक्स दिया किसने। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने यहाँ पे इस इंडेक्स को जो है वो लॉन्च करा है और इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 40th। कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्हें ऑनर करा गया है विद यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड एट इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल यूके इंडिया वीक 2023, ऋषि सुनाक ने यहाँ पे किया है। तो किसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है राजेंद्र सिंह दत्त जी को, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है ऋषि सुनाक जी के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है हर साल 29 जून को, 2 बार से मैं भी पढ़ाते आ रहा हूँ आप लोगों को। आपको मुझे बताना है कि हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते क्यों हैं, और यही आपका होमवर्क है। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ, जिसमें पूरे के पूरे हम लोग कोशिश करते हैं कि 20-30 पेजेस में आप लोगों को पूरा का पूरा जो है महीने के करंट अफेयर्स दे दें, ताकि अगर आपको लोग प्रिंट करवाने जाएंगे तो भी आपको ज़्यादा उसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे, और उसमें सारा वो डेटा रखते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और रिवाइज करने में भी आपको हेल्प हो जाती है। और ये टेस्ट में जो बच्चे आज 30 में से 25+ लेके आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का है। इसी तरीके से पढ़ते जाए, आप लोगों के करंट अफेयर्स कभी गलत नहीं होंगे। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो जून महीने के आप लोगों के टेस्ट हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें हर एक वीक के 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, ये अब आपके लगातार 4 दिन चलेंगे। ये मैं इस बार जानबूझ के आप लोगों के लिए लेट लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको जब अटेम्प्ट करें तो आपको चीज़ें जो है वो याद रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।